Good morning, students. Now we start second chapter of Organization of Commerce, that is Business Services 1. अब बिजनेस को जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विसेज आती है उन सब ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। उन सर्विसेज में से पहली सर्विस जो हमारी इंक्लूड होती है वो है इंश्योरेंस सर्विस। अब इंश्योरेंस का सिंपल मीनिंग अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि इंश्योरेंस का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर में कभी हमको कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए हम अभी से प्रीमियम भरते हैं और फ्यूचर में अगर वो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो कॉमर्स में थोड़ा सा इसको वाइडर स्कोप में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। Insurance refers to that written contract or agreement between two parties. दो पार्टीज के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है। वो दो पार्टीज कौन सी होती है? एक इंश्योरी होता है, एक इंश्योरर होता है। So through which the insuree pays premium. प्रीमियम कौन भरता है? जिसने इंश्योरेंस लिया है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, उसको बोला जाता है इंश्योरी। इंश्योरी pays premium and as against getting an undertaking from the insurer. Undertaking किससे लिया जाता है? इंश्योरर से लिया जाता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। that the he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss. और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि किसी स्पेसिफिक अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी के लिए जो हमने सोची ना हो, ऐसी कोई एक्टिविटी अगर फ्यूचर में हमारे साथ हो जाती है, फिर चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, किसी भी तरीके की हो, तो वो उस एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है उसके अगेंस्ट में हमको इतना रुपया कंपनसेशन का दिया जाएगा। कौन देगा? इंश्योरर देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। किसको मिलेगा? इंश्योरी को मिलेगा। लेकिन जब तक ऐसी कोई चीज नहीं होती तब तक प्रीमियम कौन पे करेगा? प्रीमियम इंश्योरी पे करेगा, जिसने इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का सिंपल मीनिंग है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में। कौन सी दो पार्टीज है? इंश्योरी एंड इंश्योरर। उसमें इंश्योरी जो है प्रीमियम पे करता है। क्यों पे करता है? ताकि फ्यूचर में इंश्योरर उसको कंपेंसेशन देगा। किस लिए देगा? अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उसके लिए उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। So insurance company is a written form is known as an insurance policy. और ये जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कंपेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय दैट रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी रिस्क को रिमूव नहीं कर सकती है। जैसे हमने अर्थक्वेक के अगेंस्ट में मान लो रिस्क जो है इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी में इतना पावर नहीं है कि वो अर्थक्वेक को रोक सके, लेकिन वो हमको उस सिचुएशन में फाइनेंशियल हेल्प दे सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है। तो इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि रिस्क हमारा चला गया या रिमूव हो गया, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट में फ्यूचर में हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, उसको बोला जाता है इंश्योरेंस। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कुछ सिद्धांत हैं, कुछ इसके एथिक्स हैं जिसपे ये इंश्योरेंस जो है डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ मतलब विश्वास। इंश्योरेंस में हमने देखा दो पार्टीज इंक्लूड होती है, इंश्योरी और इंश्योरर। दोनों पार्टीज के बीच में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। कब विश्वास होगा? जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देगी। किसी तरीके की इंफॉर्मेशन कोई भी पार्टी एक दूसरे से छुपाएगी नहीं। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपने सारे रूल रेगुलेशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन करेगी। जो इंश्योरेंस लेने वाला पर्सन है, इंश्योरी, वो भी अपनी जो है हर एक जो बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। तब जाके दोनों पार्टीज के बीच में गुड फेथ रहेगा और उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी भी चीटिंग करती है या कोई इंफॉर्मेशन हाइड करती है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो है खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा और उसके वजह से सामने वाली पार्टी को कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। So the main objective of an insurance contract cannot be of making profit, but it is only to have compensation for financial loss. The basic law of insurance is a social concept. As such, the practices parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith while entering into a contract. Both the parties should provide all information required
regarding the insurance product. While taking an insurance policy, even if the information is not asked by the either parties, both should provide it if it is felt that it can have an impact on the contract. Any insurance agreement entered not having the necessary information amount to fraud, and it is against the principle of utmost good faith. So whenever it's come to know that the principle of utmost good faith is broken, the insurance agreement or policy stands null and void, and the insurer cannot get back the premium already he had paid, and he loses the right of compensation for the risk. अगर किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है तो भी बताना कंपलसरी है. अगर इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है और फ्यूचर में पता चलता है कि कोई चीटिंग की गई है तो उसको फ्रॉड बोला जाएगा, और वहां पे प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ जो है ब्रोकन हो जाएगा और इंश्योरी को कंपेंसेशन का राइट भी नहीं मिलेगा. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ. अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी जो है गुड्स और एसेट्स के लिए होता है. अगर गुड्स और एसेट्स को लॉस होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसकी जो मेन प्राइस कितनी है, वो सब चीजें कैलकुलेट की जाती है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी में. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इंश्योर्ड बाय द इंश्योरी. सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द principle of indemnity. This principle used to decide how much insurance company will have to pay to the insurer in event of loss. Loss होगा तो इंश्योरी को कितना रुपया देना चाहिए लॉस के लिए, वो डिसाइड करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, इंडेमनिटी. अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है, अपन एग्जांपल देखते हैं इसमें. इफ अ पर्सन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख, अगर किसी पर्सन ने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया है बट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, लेकिन अगर जिस प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस लिया है उसकी कीमत अगर 5 लाख है, then the event of complete loss of the product the insurer will get maximum rupees 3 लाख. जैसे मान लो कोई मकान है, कोई मकान 5 लाख रुपए का है, लेकिन इंश्योरेंस लेने वाले पर्सन ने मकान का इंश्योरेंस खाली 3 लाख रुपए का करवाया है. अब अर्थक्वेक आता है और मकान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, कंप्लीट लॉस हुआ, तो उस पर्सन का नुकसान तो 5 लाख का हुआ क्योंकि उसका मकान तो 5 लाख रुपए का था, लेकिन उसने इंश्योरेंस कितने का लिया था, 3 लाख का लिया था. तो इंश्योरेंस कंपनी उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रुपया देगी, 3 लाख रुपए देगी. 3 लाख से ज्यादा उसको नहीं मिलेगा. सेकंड एग्जांपल में देखते हैं. व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 5 लाख, अगर मकान 5 लाख का है बट द इंश्योरी हैज इंश्योर्ड ओनली रुपीज 3 लाख, अगर इंश्योरेंस लेने वाले ने 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया है. इफ द प्रोडक्ट इज पार्शियली डैमेज, अब मान लो कि मकान पूरी तरह से नहीं टूटा है, मकान में कुछ क्रैक्स आ गए हैं और एक दो बाउंड्रीज मकान के जो है गिर गए हैं, वॉल्स जो है वो ब्रोकन हो गए हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है. सपोज मकान में पूरा का पूरा मकान नहीं गिरा है, नहीं टूटा है, तो मतलब पार्शियली लॉस हुआ है, कुछ पार्ट उसका डैमेज हुआ है. सो द पार्शियली डैमेज विच इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 2 लाख, और सपोज उसकी एस्टिमेट वैल्यू कैलकुलेट की गई तो एस्टिमेट वैल्यू आई, सपोज मान लो 2 लाख रुपए का नुकसान मकान में हुआ है, तो the insurer will get only rupees 1,20,000 as compensation, as it is the proportionate amount of rupees 3 lakh which is the insured amount. तो उस समय में क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी वाला, इंश्योरेंस कंपनी वाले को अगर ये पता चलता है कि इसका 5 लाख का मकान था, इसने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी और पूरा मकान नहीं टूटा है, कुछ कुछ पार्ट जो है डैमेज हुआ है, उस कुछ कुछ पार्ट्स का जो एस्टिमेट वैल्यू कैलकुलेट किया वो 2 लाख रुपए आया, तो उसने 2 लाख का क्लेम किया होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरे 2 लाख रुपए नहीं देगी, वहां पे उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिया जाएगा, मतलब पार्शियल अमाउंट दिया जाएगा, और वो होगा 1,20,000 का. अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, तो ये कैलकुलेशंस आपको आगे अकाउंट्स में आएगी, उस तब आपको सीखने को मिलेगा कि इसमें इसको प्रोपोर्शनेट रेशियो में कैसे कैलकुलेट किया जाता है. फिर आता है थर्ड एग्जांपल. व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अब मकान की कीमत कितनी है, 5 लाख है, इट इज इंश्योर्ड फॉर द फुल अमाउंट, और पूरा 5 लाख के लिए इंश्योरेंस लिया गया है. एंड इन इवेंट ऑफ कंप्लीट डैमेज, और अगर पूरा का पूरा मकान गिर गया है, टूट गया है, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फुल अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख टू द इंश्योरी. जितने रुपए का मकान था उतने ही रुपए का इंश्योरेंस करवाया, पूरा का पूरा मकान टूट गया, 100% लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी भी 100% कंपेंसेशन
देने वाली है, पूरा 5 लाख उसको मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशंस की जाती है, इसमें लाइफ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, इसमें खाली गुड्स और एसेट्स की कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और इसीलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में काम नहीं आता है, क्योंकि लाइफ तो इनवैल्यूएबल होती है, लाइफ की कभी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। फिर थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल का मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स जिससे हम कुछ पैसा कमाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट वालों की एसेट क्या होती है? उनके ट्रक, उनके ट्रेलर्स, जो उनके पास व्हीकल्स होते हैं। जैसे किसी का मान लो ट्रैवल्स एजेंसी का काम है, वो लोग खाली अपनी 4 व्हीलर्स देते हैं रेंट पे कि भाई किसी को कहीं जाना है घूमने के लिए, टूर करने के लिए, तो वो अपनी 4 व्हीलर देते हैं रेंट पे। तो वो लोग कमाई किससे कर रहे हैं? 4 व्हीलर से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं। तो वो उनकी जो है इंश्योरेबल एसेट होगी, क्योंकि उस एसेट से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसी एसेट का जब इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द हाउस, while a tenant of a house does not have financial interest. अगर कोई मकान बनाता है ओनर और मकान को किराए पे देके और पैसे कमा रहा है, तो उस मकान के ऊपर इंश्योरेंस लेने का जो राइट होगा, अथॉरिटी होगी, वो मकान के ओनर की होगी, किराएदार की नहीं होगी, टेनेंट की नहीं होगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब अपन देखते हैं इसमें आगे, इसमें आता है फिर प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में हमने जिस एसेट की इंश्योरेंस ली है, वो एसेट अगर मान लो डैमेज हो गई, तो डैमेज होने के बाद उसका जो डिस्ट्रॉयड मटेरियल है, जो वेस्टेज वाला मटेरियल है, उस मटेरियल की जो स्क्रैप वैल्यू आएगी, वो स्क्रैप वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी अपनी अथॉरिटी में ले लेगी। जैसे हम लोग मान लो किसी व्हीकल का हम एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं सपोज, तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आप उसमें कैश लोगे या पूरा व्हीकल आपको मेंटेन किया हुआ, नया किया हुआ चाहिए। तो सपोज हमने ऐसा उसमें एग्जांपल लिया कि भाई एक्सीडेंट अगर होता है तो हमको पूरी गाड़ी पूरी न्यू जैसी बन के मिलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सीडेंट में तो व्हीकल के हर एक पार्ट्स बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, और वो पार्ट्स फिर खाली भंगार में जाते हैं, स्क्रैप में जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उनके सारे पार्ट्स को जो है स्क्रैप में दे देती है, और उस पूरी जो उस व्हीकल के पार्ट्स हैं, उन सब के ऊपर जो अथॉरिटी आ जाती है, वो अथॉरिटी इंश्योरेंस कंपनी की आ जाती है। और फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा मेंटेनेंस करके हमको रिटर्न करती है। तो बदले में हमको पूरा का पूरा वो व्हीकल मिल गया वापस से पूरा रेडी होके। तो उसका जो भी मटेरियल था वेस्टेज वाला, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी, वो वैल्यू किसको मिलेगी? इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मतलब सबरोगेशन में क्या होता है, जो भी स्क्रैप मटेरियल है, जो भी वेस्टेज है, उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी किसकी हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो दो टाइप है मेन इसके, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस में आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड डाइज, द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे pre-decided sum as a compensation to the legal heir. Heir means होता है नॉमिनी of the deceased according to the contract or an agreement. It is known as whole life insurance. जैसे सपोज मान लो कि किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है खुद का, लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। अब उसने होल लाइफ इंश्योरेंस करवाया होगा कि भाई मैं 10 साल तक जो है हर महीने या हर साल जो है इतना इतना रुपए प्रीमियम का भरूंगा, और 10 साल के बाद में मेरे को 10 लाख रुपया मिले, या 10 साल के अंदर अंदर अगर वो मर जाता है, तो उसका जो नॉमिनी होगा, जो वारिसदार होगा, उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। तो सपोज उसने 10 लाख की पॉलिसी ली, वो हर महीने जो है उस पॉलिसी के प्रीमियम के पैसे भरता है। 1 साल ही हुआ पॉलिसी खरीदे हुए और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसको बोला जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस। फिर आता है लाइफ इज प्रेशियस एंड हेंस द कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड फॉर इट। एन इंश्योरी डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज कैपेसिटी टू पे प्रीमियम। लाइफ की कभी वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है प्रीमियम पे करने की, भाई हम हर महीने 1000 रुपया पे कर सकते हैं, हम हर महीने 5000 पे कर सकते हैं एज अ प्रीमियम,
तो वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर। तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जो है डिसाइड किया जाता है। जितना ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट होगा, पॉलिसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा हमको मिलेगी। फिर आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे 10 साल तक हमने पॉलिसी ली, 10 साल के बीच में हम मरे भी नहीं, हम 10 साल तक बिल्कुल सही सलामत है, तो 10 साल के बाद भी हमको इंश्योरेंस का पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। When the insurance company promises to pay the policy amount to the insuree at the end of the policy period to him or to the legal heir in the event of his death, it is known as endowment insurance. In return, the insuree pays a pre-decided amount as premium periodically till the duration of the पॉलिसी। जब तक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है पॉलिसी का, तब तक इंश्योरी जो है उसमें प्रीमियम पे करता रहेगा। टाइम ड्यूरेशन के बीच में भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसके नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा, और अगर टाइम ड्यूरेशन खत्म होने तक भी वो सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो भी बाद में भी इंश्योरेंस का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट इंश्योरी को मिलेगा। तो ये थे टाइप्स होल लाइफ इंश्योरेंस के, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट इंश्योरेंस। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।